नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पर। मैं हूं चंदन और आप सुन रहे हैं क्राइम शो। आज की कहानी ऐसे दो खूंखार अपराधियों की जिसने देश के प्रधानमंत्री को भी परेशान कर दिया था। हालात ये थे कि उस वक्त इन दोनों अपराधियों के कुकर्मों के कारण मौजूदा सरकार में रही जनता पार्टी को अगली बार चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। 1982 में जनवरी के आखिरी दिन तिहाड़ जेल में फांसी देने की तैयारी पूरी हो चुकी। दोनों को सुबह 5 बजे उठाया गया और चाय का एक एक प्याला दिया गया। जेलर ने दोनों से पूछा क्या वो मजिस्ट्रेट के सामने अपनी वसीयत रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, लेकिन दोनों ने मना कर दिया। उसके बाद दोनों को नए कपड़े दिए गए और नहा धोकर तैयार होने को कहा गया। इन दोनों में से एक व्यक्ति और दिन की तरह नॉर्मल बिहेव कर रहा था, लेकिन दूसरा काफ़ी डरा हुआ और परेशान लग रहा था। कौन थे ये दोनों और ऐसा क्या किया था इन्होंने जो इन्हें फांसी की सज़ा दी जा रही थी? जब तक ये नहा धोकर तैयार हो रहे हैं और इनकी फांसी का वक्त नज़दीक आ रहा है, इस बीच हम आपको बताते हैं इनके बारे में और इनके अपराध के बारे में। 26 अगस्त 1978 दो बच्चे संजय और गीता अपने घर से निकलते हैं ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर जाने के लिए, क्योंकि उन्हें वहां एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था। तय ये हुआ था कि गीता और संजय रात 9 बजे प्रोग्राम के बाद ऑल इंडिया रेडियो के दफ्तर के पास इंतज़ार करेंगे और पापा उन्हें रिसीव करने के लिए आएंगे। रात 8 बजे गीता का प्रोग्राम रेडियो पर आना था। माँ रोमा चोपड़ा रेडियो चालू करती है तो उन्हें गीता की आवाज़ नहीं सुनाई देती। वो थोड़ा घबरा जाती है और अपने पति मदन मोहन चोपड़ा को कहती है कि गीता रेडियो पर बोल नहीं रही है। नेवी कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा को लगा शायद प्रोग्राम कैंसिल हो गया होगा, तो वो अपने बच्चों को लेने के लिए ऑल इंडिया रेडियो दफ्तर पर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें बच्चे नहीं मिलते। दफ्तर में पता करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि बच्चे रिकॉर्डिंग के लिए आए ही नहीं। वे परेशान होकर अपने अपार्टमेंट पहुंचते हैं और अपने कुछ नेवी के साथियों के साथ गीता और संजय को तलाशना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसी शाम एक व्यक्ति भगवान दास शाम करीब 6:30 बजे नॉर्थ दिल्ली पुलिस के सेंट्रल कंट्रोल रूम में फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि एक फिएट कार जो मार्केट चौराहे से गुजरी है, उसमें 2 टीनेजर बच्चे कार की पिछली सीट से मदद के लिए चिल्ला रहे थे और 2 लोग कार की अगली सीट में बैठे कार को तेज़ी से भगाने का प्रयास कर रहे थे। एक आदमी हैंडल पर लटककर कार को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन गाड़ी भागने में कामयाब हो जाती है और राम मनोहर लोहिया अस्पताल की ओर निकल जाती है। इस मामले की जानकारी के बाद कंट्रोल रूम ने एक रूटीन सा वायरलेस सारी पेट्रोलिंग जीप्स को भेज दिया और मामले की जांच करने के आदेश दे दिए। एक ऐसी ही शिकायत वहां के एसएचओ हरभजन सिंह के पास भी की गई, जिसमें 23 साल के इंद्रजीत सिंह ने बताया कि एक मस्टर्ड कलर की कार लोहिया अस्पताल के पास चौराहे पर उनके स्कूटर के पास से गुजरी। उन्होंने उस कार का पीछा किया क्योंकि उसमें से लड़की के चीखने की आवाज़ें आ रही थी। चौराहे पर लाल बत्ती देखकर कार थोड़ी धीमी हुई तो इंद्रजीत ने पूछा, क्यों भाई, क्या हो रहा है? अंदर का जो सीन दिखा वो ये था कि पिछली सीट पर बैठा लड़का अपनी खून से भीगी शर्ट दिखा रहा था और लड़के ड्राइवर के बालों को खींच रही थी। वही ड्राइवर एक हाथ से कार चला रहा था और दूसरे हाथ से लड़की को मार रहा था और अपने बाल छुड़ा रहा था। इंद्रजीत ने गाड़ी का पीछा भी किया, लेकिन भीड़ होता देख ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ा दी और लाल बत्ती तोड़कर भाग गया। उस वक्त हरभजन सिंह ने इस शिकायत के बाद कोई एक्शन नहीं लिया और ये कहा कि मामला किसी और पुलिस स्टेशन का था और वो क्षेत्र इनके थाने की सीमा से बाहर था, तो वो एक्शन कैसे ले सकते थे। वहीं रात करीब 9:30 बजे मदन मोहन चोपड़ा अपने कुछ साथियों के साथ धौला कुआं पुलिस थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं।
वहीं शिकायत में मदन मोहन चोपड़ा ने कहा कि उनके 2 बच्चे गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा शाम करीब 6 बजे घर से निकले ऑल इंडिया रेडियो दफ्तर जाने के लिए और अचानक से लापता हो गए हैं। गीता की उम्र करीब 16 साल है और संजय की उम्र 14 साल। वहीं शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस की एक गाड़ी कैप्टन चोपड़ा को लेकर बच्चों को ढूंढना शुरू कर देती है। वो हर जगह तलाश करते हैं जहां बच्चों के होने की उम्मीद हो सकती थी। उनके सभी दोस्तों के यहाँ, हर रेस्टोरेंट में, हर होटल में, लेकिन बच्चे नहीं मिलते। उसके बाद कैप्टन चोपड़ा एक शक जाहिर करते हुए बताते हैं कि हो सकता है उनके बच्चों को मारकर रिंज के घने जंगलों में फेंक दिया गया होगा। रिंज वही जगह थी जहां इंद्रजीत ने कार में बच्चों को देखा था। मामला नेवी अफसर के बच्चों का था, इसलिए पुलिस कमिश्नर के पॉल खुद इस बच्चों के सर्च ऑपरेशन में लगे हुए थे। 30 से ज़्यादा गाड़ियाँ, 140 पुलिसकर्मी और ढेर सारे नेवी अफसर इन बच्चों को सारी दिल्ली में ढूंढ रहे थे। अब सारी खोज को रीच की ओर केंद्रित कर दिया गया। रात में वर्षा होने के कारण काफ़ी परेशानियां आ रही थी बच्चों को ढूंढने में। उस रात करीब 2:30 बजे तक तलाश जारी रही, लेकिन बच्चे नहीं मिले। अगले ही दिन आसपास के राज्यों में भी सर्च शुरू कर दिया गया, लेकिन बच्चे नहीं मिले। बच्चों की कोई भी जानकारी अगले 3 दिन तक पुलिस वालों को नहीं मिली। 29 सितंबर 1978 को एक चरवाहे को रींज में घूमते हुए एक लड़की की लाश मिली। ये लाश सड़क से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर जंगल में फेंकी हुई थी। चरवाहे ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस कंट्रोल रूम में ये सूचना जाते ही पुलिस वाले वहाँ पर पहुँच गए। पुलिस वालों ने आसपास में तलाशना शुरू किया तो वहीं उन्हें 50 मीटर की दूरी पर एक दूसरी लाश भी मिल गई जो किसी लड़के की थी। मदन मोहन चोपड़ा और रोमा चोपड़ा ने इन दोनों लाशों की शिनाख्त गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा के रूप में की। उनकी लाश अपने घर से लगभग 4 किलोमीटर दूर मिली थी। संजय के पास अब भी 17 रुपये पड़े थे। गीता की उंगली में उसकी चांदी की अंगूठी पड़ी थी, जिसका ये मतलब लगाया गया कि किडनैपिंग लूट के इरादे से नहीं हुई थी। मामला इतना बड़ा हो चुका था कि लोकसभा और राज्यसभा में भी शेम शेम के नारे लगने लगे। वहाँ के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई से भी इस्तीफे की मांग की जाने लगी। पुलिस को लेकर भी काफ़ी रोष था लोगों में। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई इतना परेशान हो गए थे कि वे उसी रात नैरोबी के लिए निकल गए, वहाँ के राष्ट्रपति के फ्यूनरल में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। 31 अगस्त को इस किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई कार वहाँ के एक पार्क में पाई गई। कार के मालिक ने बताया कि कार कई दिन पहले ही अशोका होटल के पास से चोरी हो गई थी। कार के मालिक अशोक ने जब अपने पास पड़ी चाबियों से गाड़ी को खोलने का प्रयास किया तो गाड़ी खुल गई और पहली ही नज़र में उसमें कुत्तों को बांधने वाली चेन और कई सारे ब्लेड्स मिले। गाड़ी का स्टीरियो और स्पीकर भी गायब था। बाद में जब फॉरेंसिक वालों ने कार की खोज खबर ली तो उससे सिगरेट के टुकड़े, बालों के गुच्छे और खून के धब्बे भी मिले। कार की मैट से जो मिट्टी मिली थी वह उस रीज वाली जगह से मैच खाती थी जहां पर उन दोनों बच्चों की लाशें मिली थी। कार में कुछ फिंगरप्रिंट्स और दूसरे सबूत भी मिले थे, जिससे ये पता चला पुलिस को कि इस केस में रंगा और बिल्ला का हाथ है। रंगा और बिल्ला की जानकारी उन्हें इसलिए मिली क्योंकि उनके नाम का रिकॉर्ड पहले से ही पुलिस थाने में दर्ज था और उन रिकॉर्ड से फिंगरप्रिंट्स को मैच किया जा चुका था। अब इन दोनों को ढूंढने की होड़ शुरू हो जाती है। चारों तरफ इन दोनों के पोस्टर लगे पड़े थे। हर जगह पर सिर्फ यही ढूंढा जा रहा था कि रंगा और बिल्ला कहाँ होंगे, क्या कर रहे होंगे। 8 सितंबर 1978 को 2 लोग गलती से आर्मी वालों के लिए रिजर्व डब्बे में चढ़ गए। 2 सैनिकों ने जब इनसे सवाल जवाब किए तो ये उल्टा भिड़ गए। आर्मी वालों ने इनको पीटा
तब भी इन्होंने होशियारी दिखाई और खिलौने वाले बंदूक से दिखाकर इनको डराना शुरू किया। उन्हीं आर्मी अफसरों में से एक व्यक्ति थे जिन्होंने नवयुग में इन दोनों की तस्वीर देखी थी। नवयुग उस वक्त का जाना माना अखबार हुआ करता था और तस्वीर के सहारे इन्होंने पहचान की कि ये दोनों और कोई नहीं, रंगा और बिल्ला हैं। तभी इन दोनों को वहाँ के आर्मी अफसरों ने पकड़ा और बांधकर वहीं रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बाद इन दोनों को वहाँ से दिल्ली के धौला कुआं थाने लाया गया और पूछताछ शुरू की गई। पूछताछ में इन दोनों ने बताया कि उस शाम 26 अगस्त को ये दोनों लूटपाट के इरादे से सड़क पर घूम रहे थे। वहीं इन्हें गीता और संजय दिखाई दिए। इन दोनों ने उन्हें लिफ्ट के बहाने अपनी गाड़ी में बिठाया और कहीं ले जाने लगे। रास्ता ऑल इंडिया रेडियो की तरफ न जाते देख गीता और संजय इन्हें रोकने का प्रयास करने लगे और बार बार कहने लगे कि हमें उतरने दो, हमें ऑल इंडिया रेडियो जाना है। लेकिन रंगा और बिल्ला ने गाड़ी नहीं रोकी। तभी गीता और संजय को यह बात समझ में आ गई कि ये लोग फंस चुके हैं और उसके बाद उन्होंने रिटेलिएट करने का प्रयास किया। संजय एक बॉक्सर भी था, इसलिए उसे संभालना मुश्किल हो रहा था, तो बिल्ला ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। रंगा और बिल्ला ने यह भी कबूला कि उन्होंने गीता चोपड़ा का बलात्कार भी किया था। गीता ने कहा कि मेरे पापा नेवी अफसर हैं और तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। इस बात से रंगा और बिल्ला दोनों बहुत डर गए थे। बिल्ला ने डर के मारे अपने हाथ में पड़ी तलवार से गीता के गर्दन पर एक तेज वार किया और वहीं पर गीता ने दम तोड़ दिया। वहीं संजय पर करीब 25 से 30 वार चाकू और तलवार से किए गए थे। इस अपराध ने पूरे देश को दहला कर रख दिया था। सेशन कोर्ट ने मुकदमा चलने पर इन्हें फांसी की सजा दी, क्योंकि दोनों के पास कोई ऐसा सबूत नहीं था जो इनको निर्दोष दिखा सके या बचा सके। 26 नवंबर 1979 को हाई कोर्ट ने भी इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। रंगा ने बाद में एक रिट पिटीशन भी लगाई कि इसके केस को फिर देखा जाए, लेकिन सन 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे टाल दिया और कहा कि कितनी भी दया दिखाई जाए, सजाए मौत से कम तो कुछ न होगा। 31 जनवरी 1982 को फांसी की सज़ा मुकर्रर की गई। अब करीब 7 बजने वाले थे। रंगा नहा धोकर तैयार हो गया, लेकिन बिल्ला नहीं नहाया और ऐसे ही कपड़े पहन लिया और बार बार बस इतना ही कह रहा था कि मेरा भगवान जानता है, मैंने कुछ नहीं किया, जो किया रंगा ने किया, रंगा मुझे बार बार फंसा रहा है। अब 2 सिपाही रंगा और बिल्ला को फांसी के तख्ते की तरफ ले जा रहे थे। रंगा तो ज़्यादा डरा हुआ नहीं था, लेकिन बिल्ला के पैर कांप रहे थे। बिल्ला बार बार बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, ऐसी गलती मैं दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। दोनों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाया गया और दोनों के पैर बांध दिए गए और सर में एक कपड़ा डाल दिया गया। अब कालू और फकीरा, ये दोनों जल्लाद रंगा और बिल्ला के गले में रस्सा डालना और कसना शुरू कर देते हैं। अब फकीरा और कालू अपने दोनों हाथ दोनों लीवर पर रखते हैं और लाल कपड़े की तरफ देखकर कपड़े के गिरने का इंतजार करने लगते हैं। 7 बजते ही लाल कपड़ा हाथ से छूट जाता है और दोनों ही लीवर अपनी जगह पर खींच दिए जाते हैं और दोनों ही शरीर फांसी के फंदे पर झूल जाते हैं। लेकिन उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो कभी और नहीं हुआ था। जब डॉक्टर 2 घंटे के बाद दोनों की शिनाख्त करने के लिए जाते हैं तो उसमें बिल्ला तो मृत पाया जाता है, लेकिन रंगा, उसकी सांसें अब तक चल रही थी। अब पूरा जेल स्टाफ परेशान हो जाता है कि क्या करें। समय के हिसाब से इस वक्त तक तो रंगा को मर जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मरा। तभी जेलर तुरंत एक सिपाही को इशारा करते हैं और वो सिपाही नीचे की तरफ जाता है और रंगा के पैरों को खींचकर ज़मीन की तरफ खींचे रखता है।
और तब तक खींचे रखता है जब तक उसकी सांसें नहीं छूट जाती। और आखिरकार लगभग 2.25 घंटे के बाद रंगा भी मृत पाया जाता है। इस तरह से 2 खतरनाक और खूंखार अपराधियों की ज़िंदगी खत्म हो जाती है। आज की कहानी को मैं यहीं विराम देता हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं आऊँगा बहुत जल्द किसी नई कहानी के साथ, किसी नए किरदार के साथ।